हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपना पार्ट 6 वीकली करंट अफेयर का। इससे पहले 5 पार्ट हमारे आ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और उन 5 पार्ट्स को देख सकते हो। इसमें हम हर वीकली करंट अफेयर कवर करते हैं। अभी कुछ गैप बीच में आ गया था हमारा ड्यू टू सम रीजंस, मैं कहीं भी ज्यादा बिजी था, लेकिन अभी जो है ये वीकली करंट अफेयर हमारा बहुत रेगुलरली आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार अगर जब वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वो आपको मिलेगा। चलिए, तो आज बहुत सारे टॉपिक थे इस वीक में, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन जो हमारा बेसिकली ये फोकस यहाँ पे रहता है करंट अफेयर का, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही टॉपिक लेके आते हैं जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। और सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पे टॉपिक ही नहीं लेके आया हूं, बल्कि इन टॉपिक से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं हम लोग वो भी आपके लिए कुछ लेके आते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है फंगस फॉर द पायरीन रेमिडिएशन। देखिए क्या कहता है, फंगस फॉर द पायरीन रेमिडिएशन। देखिए, अगर आप हेडिंग को ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको हेडिंग में ही मिल जाती हैं। मतलब ये है कि हम लोगों को एक ऐसा फंगस मिला है जो कि पायरीन रेमिडिएशन के लिए यूज हो सकता है। रेमिडिएशन का मतलब होता है जब कोई समस्या होती है उसका समाधान करना होता है। रेमिडी मतलब उसका समाधान। पायरीन हमारे लिए एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कौन कर रहा है? एक फंगस कर रहा है। यही पूरी न्यूज है। इसलिए कई बार सवाल में जो कोई इस तरह की नई डिस्कवरी होती हैं जो हमारी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को दूर करती हैं, यूपीएससी वहां से डेफिनेटली सवाल पूछ लेता है। तो प्रॉब्लम तो है पोल्यूशन की, और उस प्रॉब्लम को कौन क्रिएट कर रहा है? पायरीन। ठीक है, पायरीन को जो है हम लोग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं, PAH। और ये काफी ज्यादा ये बहुत बड़ा पोल्यूटेंट होता है। सिर्फ पोल्यूटेंट ही नहीं होता है, बल्कि ये जो है कार्सिनोजेनिक भी होता है। मतलब कैंसर भी हो सकता है अगर आपकी बॉडी में ज्यादा पायरीन चला जाए तो, या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चले जाए तो। होता क्या है बेसिकली, ये कुछ जो बेंजीन रिंग होती हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। और कहां पाया जाता है? पायरीन निकलता है हमारा, जो हम लोग कोल बर्निंग करते हैं या क्रूड ऑयल का जब हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, नेचुरल गैस वगैरह का यूज करते हैं बर्निंग वगैरह करने में, यहां से पायरीन जनरेट होता है। एक बार जब पायरीन जनरेट हो जाता है तो हमारी सोयल में, वाटर में, हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाता है। उसके बाद वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमें कैंसर तक भी जो है वो दे सकता है। तो समस्या तो बहुत बड़ी है। आपको ये पता है हम लोग कितने बड़े लेवल पे जो है पायरीन जनरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। तो समस्या ये है कि पायरीन जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया है, सोइल में आ गया है, भैया उसको रिमूव कैसे करें? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो नेचर ने जब प्रॉब्लम जनरेट होती है तो नेचर से ही हमें समाधान मिला है। तो एक्चुअली हमारा जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR है, इसने एक ऐसा फंगस आइडेंटिफाई किया है जो हमारी सोइल से, हमारे एटमॉस्फेयर से पायरीन को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसी का नाम है, फंगस का नाम है ट्रेमेटिस मैक्सिमा IIPLC32। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी पिक्चर मैंने आपको दिया हुआ है। तो एक व्हाइट कलर का जो है रोट फंगस है, ये एक व्हाइट रोट फंगस। ठीक है, फंगस को डिस्कवर किसने किया है? CSIR ने किया है। फंगस का काम क्या है? ये पायरीन को रिमूव कर सकता है फ्रॉम सोइल, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पायरीन क्या होता है? ये एक पॉल्यूटेंट तो होता ही है, साथ के साथ कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर भी पैदा कर सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए प्रीवियस ईयर में जो है यहां से कुछ सवाल पूछे गए हैं ऑलरेडी। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपको इनका आंसर देना है। जब भी हमारा जो नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्दी, अगले वीक की जब हम लोग लेके आएंगे आपके लिए वीडियो, वहां पे इसका मैं आंसर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर पता चले तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वहां पे भी इन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट यहां पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है कोरल रीफ से। देखिए, कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। लेकिन यहां पे क्योंकि हम लोग सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे करंट अफेयर में टॉपिक क्यों है। देखिए, कोरल को लेके पहले भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2014 में देयर वाज अ क्वेश्चन, 2020 में देयर वाज अ क्वेश्चन, इवन मेंस में भी जो है कोरल को लेके सवाल पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अभी ये न्यूज में क्यों था? देखिए,
हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एक कोरल रीफ है जो कि एक बैरियर रीफ है। देखिए आपको पहले से पता, अगर आपने नॉर्मल स्टडी कर रखी है अपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है या फिर आपने शंकर आईएएस पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि जो कोरल जो रीफ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक हमारे पास होता है बैरियर रीफ और एक हमारे पास होता है अटोल्स। तो फ्रिंजिंग रीफ जो होते हैं वो तो बिल्कुल हमारे कॉन्टिनेंट के जैसे कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ होते हैं, एकदम से अटैच होते हैं। लेकिन जो बैरियर वाले होते हैं वो थोड़ा दूर हटके होते हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। तो आपकी जो कोस्ट लाइन होती है और उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। जो अटोल होते हैं इसमें कोई लैंड नहीं होती है। अटोल भी इस तरह से कुछ थोड़े से सर्कुलर सेमी सर्कुलर टाइप के होते हैं और इसके बीच में कोई लैंड नहीं होती, एक बड़ा सा एक वाटर बॉडी होता है जिसे हम लोग लगून कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैरियर रीफ की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ है उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्वींसलैंड का जो उनका स्टेट है वहां पे ये पड़ता है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये सब आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। लगभग 2300 किलोमीटर की इसकी लेंथ है भैया, तो इतना बड़ा तो होना ही है। और ये अपने आप में एक नेचुरल वंडर भी इसको कहते हैं और यूनेस्को ने इसको बेसिकली नेचुरल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है, नेचुरल हेरिटेज। तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले कुछ डेकेड से बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, आप ओशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, पॉल्यूशन, साइक्लोन्स वगैरह फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आते हैं, उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। इवन यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया को यह धमकी भी दिया था, अगर आपने इसका प्रॉपर तरीके से रेस्टोरेशन नहीं किया तो हम इसको नेचुरल साइट से हटा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग वगैरह यहाँ पे किया था और एक रिसर्च हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जिस रिसर्च को किया गया है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस, AIMS जिसको कहते हैं। और इसने ये कहा कि पिछले 36 इयर्स में एक्चुअली ये जो ग्रेट बैरियर रीफ थे ये कुछ हद तक रिकवर हो चुके हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज एक्चुअली। ठीक है, अब ये रिसर्च उन्होंने कैसे किया वो टेक्निकल चीजें इनकी हैं, बस हमें तो ये पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। कहाँ है? क्वींसलैंड जो उनका प्रोविंस है वहां पे पड़ता है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में पड़ता है। इसकी लेंथ क्या है थोड़ा सा को पता होना चाहिए। ठीक है, कोरल्स के बारे में ओवरऑल अगर आपको बताता चलूं तो कोरल्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए जितना भी सी फ्लोर होता है कोरल सिर्फ 1% उसका कवर करते हैं, लेकिन 25% टोटल मरीन बायोडाइवर्सिटी कोरल रीफ के अंदर पाई जाती है। सोच के देखिए, सिर्फ 1% सी फ्लोर कवर करते हैं लेकिन 25% बायोडाइवर्सिटी होती है, तो कितनी ज्यादा इनकी प्रोडक्टिविटी होती होगी। इसीलिए तो इनको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट? और जो कोरल्स होते हैं दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एक्चुअली कोरल तो वैसे हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हार्ड होते हैं एक सॉफ्ट होते हैं, और एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली सभी कोरल्स के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है बिटवीन पोलिप एंड बिटवीन जूजेंथली। ये आपने शंकराइस वगैरह में अच्छे से पढ़ा होगा। पोलिप बेसिकली एक एनिमल किंगडम से आता है एक तरह का, और जूजेंथली एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक टाइप का एक अलग टाइप का होता है जो कि प्लांट लाइफ से ही आता है। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो पोलिप क्या करता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का यूज, जो सोल्ट होता है ओशन वाटर के अंदर, उसका यूज करता है सोल्ट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का अपने चारों तरफ एक हार्ड शेल बना लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जूजेंथली क्या होता है, इसको शेल्टर चाहिए होता है, तो ये हार्ड जो शेल होता है ना इसके साथ अटैच हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने से जो इसका न्यूट्रिशन होता है वो पोलिप को प्रोवाइड कराता है, पोलिप इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो दोनों के बीच में बेसिकली एक सिम्बायोटिक म्यूचुअल टाइप का रिलेशन होता है। लेकिन जब ये पोलिप मर जाता है तो इसका जो हार्ड शेल वो पीछे छूट जाता है। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो लगातार मरते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं। तो एक रीफ टाइप का बन जाता है, एक रिज टाइप का बन जाता है, जिसे हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। वो अलग अलग तरह का हो सकता है, फ्रिंजिंग भी हो सकता है, आपका बैरियर भी हो सकता है, अटोल्स भी हो सकता है ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टडी ऑल टुगेदर। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरह के 4000 डिफरेंट टाइप की वैरायटीज पाई जाती हैं ग्रेट बैरियर रीफ में। 1500 तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, 4000 टाइप के जो है पे मोलस्किस पाए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो इसकी है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कोरल्स को लेके ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। स्क्रीन को पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हो, मैं भी कमेंट में आपका इसका आंसर बता दूंगा अगर आप पूछते हो तो। लेकिन अगला जो जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो वहां पे इसका आपको आंसर मैं ऑलरेडी बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आता है
कई बार ना यूपीएससी पूछ लेता है सवाल जो पर्सनैलिटीज न्यूज में होती हैं, ठीक है, और अगर उस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ यूनिक चीज होती है तो वह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस समय जो पर्सनैलिटी यहाँ पे न्यूज में है, ठीक है, वो उनका नाम है नल्लाथंबी कलेसेल्वी, ठीक है, ये इनका नाम है। और ये भैया इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं। ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि पहली बार कोई महिला, कोई विमेन हमारे CSIR की डायरेक्टर बनी है, इसीलिए न्यूज में है। और ये कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं। इनके नाम पे 125 रिसर्च पेपर हैं और 6 पेटेंट्स भी हैं भैया। पेटेंट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल नोवेल डिस्कवरी होती है, जो इनोवेशन होती है, मतलब पेटेंट से पहले वो प्रोडक्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसको बनाते हैं अपने इंटेलेक्चुअल, अपनी बुद्धि का यूज करके। तो बड़ी पर्सनैलिटी है। तो CSIR के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ऊपर भी हम लोगों ने CSIR के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अभी थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया में जो है सबसे बड़ी R&D ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो ये, ठीक है। 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हमारे देश में जो है अलग अलग सिटीज में इसके जो है लेबोरेटरीज हैं, इनोवेटिव सेंटर्स हैं, वो सारी अलग चीज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। CSIR जो है इंडिया में एक बहुत बड़ा अवार्ड भी देता है, जिस अवार्ड का नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। और ये हमारी कंट्री में, ये समझ लीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एरिया में सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। 1957 में इसको शुरुआत किया था, ठीक है। और जो CSIR है ना, वो कौन उसको फंड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये लगभग पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब अपने डिसीजन खुद लेती है। गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और भैया हमारी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1860, उसके तहत इसको बनाया गया था। CSIR वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि वैक्सीन वगैरह की जो सरकार फंडिंग करती है या जो वैक्सीन को लेकर रिसर्च होती है, उसमें CSIR का नाम आपने बहुत रेगुलरली सुना होगा। तो क्योंकि कोविड में काफी न्यूज में रहा है, तो वहां से भी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने के यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक जो छोटा सा टॉपिक हमारे सामने है वो है इजराइल और पैलेस्टाइन। इजराइल और पैलेस्टाइन काफी ज्यादा हमेशा से न्यूज में रहते हैं किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि देखिए पैलेस्टाइन कोई सेपरेट सोवरेन कंट्री तो है नहीं, इजराइल एक सेपरेट सोवरेन कंट्री है। तो पैलेस्टीनियंस जो है वो डिमांड करते हैं कि हमें हमारा सेपरेट कंट्री बना के दीजिए। इवन पैलेस्टाइनियंस तो ये भी कहते हैं कि इजराइल कोई कंट्री है ही नहीं, इजराइल वाली जो भी पूरी जगह है वो पैलेस्टीनियन है। दैट्स ए सेपरेट हिस्ट्री, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में इसीलिए न्यूज में था क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा आपको ना इसकी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, थोड़ी लोकेशन वाइज आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, ये है गाजा। इसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं, मतलब गाजा पट्टी, छोटी सी पट्टी है ये। यहाँ पे आपका आ जाता है मेडिटेरेनियन ओशन। यहाँ पे ये जो इधर वाला पिंक वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट बैंक, दिस इज कॉल्ड वेस्ट बैंक। और ये जो थोड़ा ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये है डेड सी, ठीक है। और ऊपर जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, इसे कहते हैं गोलन हाइट्स। यहां से भी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, जो कि सीरिया का पार्ट हुआ करता था पहले, लेकिन अभी ये इजराइल के कंट्रोल में है। तो ये थोड़ा सा आपको बताता चलूं। और ये जो पूरा येलो वाला पार्ट है, यहाँ पे इजराइल, इसे इजराइल कहते हैं। और इजराइल के अंदर मोस्टली ज्यूज लोग रहते हैं, हालांकि इजराइल में 15-20% तो पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं, बट स्टिल दिस इज मेनली ज्यूज लैंड। जो वेस्ट बैंक है एक्चुअली बेसिकली जो लैंड है, यहाँ पे ज्यादातर पैलेस्टीनियंस रहते हैं। लेकिन इजराइल क्या है, यहाँ पे जबरदस्ती ना इलीगल सेटलमेंट बना के रखता है, मतलब कोई सोसाइटी बना दिया, स्कूल बना दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज और वो सब बना के रखता है यहाँ पे इलीगल तौर पे। लेकिन गाजा के अंदर जो है वो कंप्लीटली पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्ट बैंक के अंदर हैं, इनका कहना है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं पैलेस्टीनियंस के, लेकिन गाजा के अंदर जो रहते हैं उनका कहना है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। गाजा के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन है, जो है दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है हमास, ठीक है। हमास को इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री वगैरह जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं। लेकिन जो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे आप ये समझ लीजिए वो हमास के हिसाब से ही होता है। अब हमास वाले कई बार क्या करते हैं, वो यहां से जो है इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट
छोड़ते रहते हैं, इनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। उसके बदले में इजराइल जो है वो गाजा के ऊपर भी अटैक करता रहता है। तो इनके बीच में इस तरह से चलता रहता है, वो न्यूज में कई बार रहता है। लेकिन अभी कुछ समय से गाजा स्ट्रिप के अंदर हमास के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन निकल के सामने आया है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। ये हमास से थोड़ा छोटा है लेकिन हमास से ज्यादा वायलेंट है। तो इस बार जो अटैक किया गया इजराइल में वो एक्चुअली इस्लामिक जिहाद के द्वारा किया गया, ठीक है। और इसको फंडिंग कौन करता है? ईरान फंडिंग करता है। फंडिंग करता है, वेपन्स देता है, ट्रेनिंग देता है, वो ईरान के द्वारा किया जाता है। अब ईरान और इजराइल की राइवलरी के बारे में तो सबको आपको ऑलरेडी पता ही होगा, राइट, वो सारी चीजें हैं। तो 1947 में जब इजराइल स्टेट बना था तो उसको मान्यता दी गई थी ब्रिटेन वगैरह के द्वारा, अमेरिका वगैरह के द्वारा। वो ऐसे भी आपको पता है कि इजराइल अमेरिका के रिश्ते बहुत ज्यादा जो है वो क्लोज हैं ही। और अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके अंदर ज्यूज लोग जो है वो टॉप पोजीशन पे हैं। उनका जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है मोस्टली वो ज्यूज लोग ही हैंडल करते हैं। तो अमेरिका में तो ज्यूज का बहुत बड़ा बोलबाला है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो 47 में जब इजराइल आजाद हुआ तो 48 में जो है नेक्स्ट ईयर ही कई कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते नहीं हैं। उसमें इजिप्ट था, जॉर्डन था, सीरिया वगैरह वो सारी कंट्री थी। अब उसमें से जो है कुछ हिस्से को इजिप्ट ने एनेक्स कर लिया, कुछ हिस्से को जो है जॉर्डन ने अटैक कर लिया, वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ। उस 6 डे वॉर में जो है भैया इजराइल ने जो है इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वगैरह के छक्के छुड़ा दिए। इजिप्ट से जो है यहाँ पे एक लैंड मास है जिसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, ये अनेक्स कर लिया इजराइल ने। जॉर्डन से भी कुछ हिस्सा ले लिया, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा पूरा जॉर्डन से ले लिया, सीरिया से जो है ये वाला हिस्सा ले लिया 1967 से। तो अब तक ये इन्हीं के ही पास है, वापिस इन्होंने किया नहीं है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। हालांकि वेस्ट बैंक को मोटे मोटे तौर पे वापस कर दिया है, सिनाई पेनिनसुला को भी कर दिया है, जब पीस ट्रीटी वगैरह हुआ था, वो तो सारी चीजें वो चलती रहती हैं। तो दैट्स अ सेपरेट हिस्ट्री न्यूज, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे। प्रेजेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि वो न्यूज में क्यों था, थोड़ा थोड़ा आपको हिस्ट्री, थोड़ी ज्योग्राफी पता होना चाहिए। इंडिया हमेशा से ही टू स्टेट को यहाँ पे सपोर्ट करता है कि इंडिया ऑलवेज सपोर्ट द पैलेस्टीनियन एज अ सेपरेट स्टेट ऑल्सो। अरे इंडिया के इजराइल के साथ ही बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मोदी जी ने 2017 में जो है इजराइल की विजिट किया था। अभी तक जितने भी हमारे ऑफिशियल जाते हैं इजराइल में, तो वो इजराइल में भी जाते हैं और पैलेस्टीनियन के लीडर से भी मिलके आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि मोदी जी 2017 में इजराइल गए लेकिन पैलेस्टीनियंस के लीडर से नहीं मिले हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज जो हुआ है वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा न्यूज में था। और देखिए यहाँ से जो है ऑलरेडी मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2019 में भी और 2018 में भी। प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्री जो है वो टच करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आंसर बताना है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ओटेक प्लांट इन लक्षद्वीप, ठीक है। ओटेक प्लांट इन लक्षद्वीप। ओटेक का मतलब है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसमें हम लोग ओशियन के टेम्परेचर का यूज करके बिजली पैदा करते हैं। तो इंडिया में पहला प्लांट कहां बनाया गया? लक्षद्वीप के अंदर बनाया गया, ठीक है। 65 किलोवाट बिजली हम लोग यहां से पैदा करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मतलब NIOT। NIOT को जो है 1993 में जो है हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में जाके काम करता है। तो एक तो ये बिजली पैदा करेगा, बिजली पैदा करने के अलावा जो ओशियन वाटर है उसको प्योरीफाई भी करेगा। तो हर रोज 1 लाख लीटर ओशियन वाटर को हम लोग प्योर करेंगे, उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं डीसैलिनाइजेशन। इजराइल ये काफी बड़ी मात्रा में करते हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर कोई रिवर वगैरह तो है नहीं, तो वो लोग ओशियन वाटर को ही डिसैलिनाइज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का वो करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है ओटेक का, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन ही बहुत बड़ी है ना, 7500 के किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। तो 1,80,000 मेगावाट का हमारे पास पोटेंशियल है, मतलब इतनी बिजली हम लोग पैदा कर सकते हैं अगर हम लोग पूरी अपनी पोटेंशियल को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करें। यूजुअली क्या होता है आपको पता है, जो ओशन वाटर होता है ये इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो टॉप ओशन वाटर होता है वो गर्म होता है, जो बॉटम वाला होता है वो ठंडा होता है। तो उन दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं ओटेक के अंदर
और उससे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे कुछ इवेपोरेटर्स होते हैं जैसे अमोनिया वगैरह, वो जब इवेपोरेट होता है तो टरबाइन चलता है, टरबाइन चलता है तो बिजली पैदा होती है, बिजली पैदा होने के बाद उसको हम लोग दोबारा से कंडेंस करके फिर से जो है उसको एज अ लिक्विड यूज कर देते हैं। दिस इज ओटेक टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पहला जो ओटेक प्लांट है वो हम लोगों ने लक्षद्वीप में बनाया है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास टॉपिक है वो है प्रिविलेज ऑफ एमपीज। एमपी का मतलब यहां पे है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रिविलेज का मतलब होता है कुछ सुविधाएं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्चुअली कुछ सुविधाएं दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसे कुछ खास फैसिलिटी दी जाते हैं जो आम आदमी को नहीं मिलती, ठीक है, उसे कहते हैं प्रिविलेज। क्या कहते हैं? प्रिविलेज कहते हैं। और आजकल ये ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि आपको पता है कि आजकल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है काफी सारे नेताओं के घरों पे छापा मारता है, रेड वगैरह करता है और उनको अरेस्ट कर लेता है। तो जिसकी वजह से कंप्लेंट की गई थी वेंकैया नायडू जी के पास, क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन है, इनसे कंप्लेंट की गई थी कि भाई साहब, क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है, कि सेशन के दौरान आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ईडी वाले तो कर रहे हैं, सीबीआई वाले तो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिविलेज दिए गए हैं इन नेताओं को, ये उनका वायलेशन है। उसके जवाब में वेंकैया नायडू जी ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हाँ आपको प्रिविलेज तो हैं, लेकिन वो प्रिविलेज सिर्फ सिविल केस में है, क्रिमिनल केस में नहीं है। तो अगर कोई क्रिमिनल, अगर आपने कोई काम किया है, अगर हमने कोई क्राइम किया है, तो आपको सेशन के दौरान भी अरेस्ट किया जा सकता है। सिविल केस में ऐसा नहीं होता। तो सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन के बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केस में। इट्स अ प्रिविलेज जो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है, ठीक है। इतनी ही वैसे तो न्यूज थी, करंट अफेयर में तो इतना ही था, बट आपके लक्ष्मीकांत में जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के लिए बहुत अच्छे से अलग अलग से दिया हुआ है, तो उसको जाके आप पढ़ सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 105 है वो बेसिकली प्रिविलेज के बारे में बात करता है, ठीक है। थोड़ा आप इसको देख लीजिए। और प्रिविलेज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज जो पूरे हाउस का होता है, एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज जो कुछ खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अलग अलग तरीके से मिलता है, जिसमें से एक आपको 40 दिन वाला मैंने बता दिया है ना। 40 दिन पहले, 40 दिन बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री दौरान के अंदर आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोर्स नहीं कर सकते विटनेस बनने के लिए किसी केस में, ठीक है ना। वो कोई एविडेंस वगैरह देगा, तो ये कुछ छूट मिली होती है उसको, लेकिन ये सारी की सारी छूट जो है क्रिमिनल केस में नहीं है, ये सिर्फ सिविल केस में, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये दो तीन स्लाइड हैं, ये मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे डाल दी हैं, आप इसको जाके अलग से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेके अलग से पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वहां पे जाके भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है बिल्कुल छोटी सी न्यूज है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। क्यों न्यूज में है? सिर्फ इसीलिए न्यूज में है क्योंकि हमारे पास एक पुरानी स्कीम हुआ करती थी जिसका नाम हमने यहाँ पे चेंज किया है, तो उसका नाम हम लोगों ने जो है आदि आदर्श ग्राम योजना कर दिया। तो पहली कौन सी स्कीम थी हमारे पास? स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, ठीक है। ये हमारे पास पहली पुरानी स्कीम थी, इसका नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया, आदि आदर्श ग्राम योजना कर दिया। और इसकी जो है ड्यूरेशन हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन की अगले 4-5 सालों तक बढ़ा दी, ठीक है। 2026 तक कर दिया है, पहले 2022 तक था, इसीलिए बस ये न्यूज में था। नाम आपको पता होना चाहिए कि जो चेंज हुआ है, कौन सी स्कीम का चेंज हुआ है? स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द ट्राइबल सब स्कीम। होता क्या है इसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा वैसा फंडिंग प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जिसमें जो कुछ ट्राइबल के जो कुछ विलेजेस हैं उनके अंदर कुछ सुविधाएं देनी है। तो जो गांव और शहरों के बीच में जो गैप होता है सुविधाओं का, उसको मिनिमाइज करना है। उसके अलावा वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी देनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, वीमेन एम्पावरमेंट करना है, वो सारी सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में ही है और इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। ट्राइबल कौन होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होते हैं इसको डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 342। एज सच ट्राइबल वर्ड को डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बाकी हमारा जो 5th शेड्यूल है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात करता है। जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज होते हैं वहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जिसे जो है TAC भी कहते हैं। और इनको हम लोग कुछ सोवरेन पावर देते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट पावर देते हैं अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, ठीक है। पंचायत जो वहां पे होती है, ग्राम सभाएं वगैरह होती है, उनको कुछ खास हम लोग सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं अंडर दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए।
आर्टिकल 275 जो है वो कुछ ग्रांट्स की बात करता है, स्पेशल फंड की बात करता है जो कि सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ताकि बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को किया जा सके। तो ये छोटी सी न्यूज थी। न्यूज तो सिर्फ यही थी कि स्कीम का नाम चेंज हुआ है, दैट्स इट। और ट्राइबल्स को लेकर जो है कई बार एग्जाम पूछा गया है। 2021 में मतलब लास्ट ईयर ही यहाँ से सवाल पूछा गया था, 2019 में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था ट्राइब्स के रिगार्डिंग अलग अलग तरीके से। तो दोनों क्वेश्चन का आपने जो है कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी हमारे पास दो व्हीकल हैं, PSLV और GSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दो है हमारे पास। GSLV जो है वो काफी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। PSLV थोड़ा उससे छोटा होता है। तो छोटे बड़े का मतलब ये है कि GSLV जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है और ज्यादा हैवी जो है सैटेलाइट को लेके जा सकता है। PSLV थोड़ा उससे कम। लेकिन अभी हम लोगों ने जो है छोटे वाला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी जो है लॉन्च करने की कोशिश की थी, जिससे कुछ हल्के वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके, जो जिसका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है और जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जिसको हम लोग जो है प्लेस कर सके। इसलिए हम लोगों ने इसको लॉन्च करने की कोशिश की थी और ये हमारा ट्रायल था। बेसिकली ट्रायल कहने का मतलब ये हमारी पहला ट्राई था, फर्स्ट ट्राई, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें हम लोग फेल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फेल तो होना जिंदगी का एक तरीका होता है, फेल होकर ही सक्सेस मिलती है। पहली बार तो PSLV भी हमारा फ्लॉप हो गया था, लेकिन अब जो है PSLV भैया झंडे गाड़ता है, सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है PSLV के थ्रू, राइट। तो वही थोड़ा सा आपको न्यूज होना चाहिए था। इस बार जो बेसिकली आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के चक्कर में हम लोगों ने SSLV को यहाँ पे लॉन्च किया था और ये दो सैटेलाइट लेके जा रहा था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-02 और एक आजादी सेट, ठीक है। और ये जो आजादी सेट है बेसिकली ये स्टूडेंट्स ने बनाया था, इसको इसरो वगैरह ने नहीं बनाया था। इसरो ने गाइडेंस प्रोवाइड कराई थी। तो हमारी कंट्री में जो है जो कुछ गांव से कुछ गर्ल स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया गया था, उन्होंने सैटेलाइट को बनाया था। बट ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारा प्रयास था, पहला जो ट्राई था वो फेल हो गया है। तो ये जो आजादी सेट है या जो EOS-02 है ये इसको हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपका SSLV के बारे में पता होना चाहिए। इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 2 मीटर है और 34 मीटर जो है इसकी लेंथ है और 120 टन जो है ये अपने साथ वेट लेके जा सकता है। और लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि जो 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के बेसिकली बीच में होता है। यूजुअली 400-500 किलोमीटर तक मोस्टली सैटेलाइट यहाँ पे किए जाते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी आपका 400 किलोमीटर के लगभग ही है। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी न्यूज थी, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर भी यूजुअली जैसे हमारे नॉर्मल PSLV GSLV के अंदर 3 स्टेज होती हैं, यहाँ पे भी अलग अलग से 3 स्टेज होती हैं फ्यूल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है छोटा सा वो है इथेनॉल प्लांट। तो इंडिया का पहला जो इथेनॉल प्लांट ओपन किया गया था वो किया गया था बिहार में। सेकंड जो किया गया है वो किया गया है हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंडिया सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक बायोफ्यूल होता है जिसमें हम लोग शुगर का यूज करते हैं और उसकी फर्मेंटेशन करते हैं शुगर की, और इससे इथेनॉल बनता है, ठीक है। और इथेनॉल के अंदर पावर होती है जैसे हमारे डीजल पेट्रोल के अंदर होती है। तो इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं इथेनॉल को, और इसे हम लोग अपने पेट्रोल डीजल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। और हमारा तो स्ट्रेटेजी भी यही है, अगले साल से हम लोग जो है 20% इथेनॉल को मिक्स करने वाले हैं अपने पेट्रोल के साथ। ये हमारी स्ट्रेटेजी है ताकि इंडिया का जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कम हो सके, इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं। और इससे कोई लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होता, मतलब बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है ये इथेनॉल। तो सेकंड हम लोगों ने हरियाणा में किया। इसमें क्या होगा, हम लोग वेस्ट टू वेल्थ एंडेवर को हम लोग वेस्ट टू वेस्ट जैसे जिसे हम लोग जो है जो हमारे पास स्ट्रोज होती हैं, जैसे जो धान की खेती हम लोग करते हैं, उसके बाद जो पराली जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो व्हीट स्ट्रो होती हैं, जो राइस स्ट्रो होती है, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी लोग किसान क्या करते थे, उसको जला देते थे जिससे पोल्यूशन होता था, लेकिन अब जलाने की बजाय उसको हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। तो 2 लाख टन राइस स्ट्रॉ को हम लोग एनुअली
यूज कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली हरियाणा, पंजाब, यूपी में आपको और भी ज्यादा देखने को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। थोड़ा सा आपको जो है इथेनॉल के बारे में पता होना चाहिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी क्या है इंडिया की, बायोफ्यूल क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री सबमिट ऑफ द टाइगर रेंज कंट्री। तो हमारे पास बेसिकली एक 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं जिनके अंदर टाइगर पाया जाता है, और ये ग्रुप है पूरा जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल वगैरह ये सब 13 कंट्री आती हैं। तो इस साल जो है सितंबर के महीने में, ठीक है, अगले महीने मतलब 5 सितंबर को जो है रशिया के जो है व्लादिवोस्तोक में एक समिट होने वाला है। तो हर साल इनका समिट होता है, लेकिन उस मेन समिट से पहले एक छोटा समिट भी होता है। तो इंडिया में एक्चुअली वो इस बार दिल्ली में वो छोटा समिट हुआ जिसके अंदर मोस्टली कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडोनेशिया ने और चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनके अपने कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बाद में हम लोग रशिया में जाएंगे। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 टाइगर रेंज कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंट्री होती है। तो प्रीलिम्स में आपसे ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा टाइगर का स्टेटस क्या है, तो डेफिनेटली हमारे शेड्यूल 1 के अंदर है। और जब हम लोग IUCN की बात करते हैं तो उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और जब हम लोग कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल मतलब साइट्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स 1 में है। मतलब काफी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टाइगर को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर भी है। तो यहाँ पे 2 सवाल आपके लिए मेरे पास हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कौन से साल में चला था। दूसरा आपने ये बताना है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कौन से नेशनल पार्क के अंदर हम लोगों ने उसको इनिशिएट किया था। तो 2 सवाल हैं, आपसे पूछ सकता हूं। न्यूज में सिर्फ इसलिए था कि इंडिया में जो है प्री सबमिट हुआ है टाइगर रेंज कंट्रीज का, लेकिन चाइना और इंडोनेशिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। इतना ही न्यूज था, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। यहां से जो है आप देख सकते हो 2014, ठीक है, सवाल पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन आया, 2017 में क्वेश्चन आया। घुमा फिरा के जो है नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दोस्तों, आता है स्टार्ट ट्रीटी को लेके, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो सीधा सा एग्जाम में पूछ सकता है दैट न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज रिसेंटली न्यूज, और ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में है। तो आपको पता होना चाहिए USA और रशिया के बीच में है ये ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इसको 2011 में साइन किया गया था, ठीक है। लेकिन ये इस साल जो है वो एक्सपायर होने वाली थी, लेकिन इसको 5 साल के लिए बेसिकली 2026 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इस स्टार्ट ट्रीटी में क्या होता है, दोनों कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करती हैं, दोनों कंट्री आपस में डिसाइड करती हैं कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड और कितनी इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है हम लोग तैनात कर सकते हैं, ठीक है। इतना डिसाइड किया जाता है कि कितने जो है लॉन्चर्स और कितने जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड वगैरह हम लोग जो है सेट कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम रशिया वाले अमेरिका में और अमेरिका वाले रशिया की जो न्यूक्लियर साइट्स वगैरह होती हैं उनको विजिट भी करते हैं, इंस्पेक्शन भी करते हैं, ताकि वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को जो है प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये है, तो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स को कम करना है, ठीक है, उनकी डिप्लॉयमेंट को कम करना है, इसलिए इस ट्रीटी को बनाया गया था। इसलिए न्यूज में है कि रशिया ने अमेरिका को डिनाई कर दिया। तो अमेरिका वाले इस ट्रीटी के तहत जो है ऑन साइट इंस्पेक्शन करना चाहते थे। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रशिया ने उनको विजिट करने से कर दिया है मना कि आप हमारे यहाँ पे मत आइए। तो थोड़ा सा आपको न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, लास्ट ईयर भी न्यूज में था, ठीक है, जब इसको रिन्यू किया गया था। उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे कमेंट उसमें दे दूंगा, तो डेफिनेटली आप उसको जाके एक अच्छे से जो है पर्सपेक्टिव से इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने आती है न्यूज वो है लॉस ऑफ मैंग्रोव कवर ऑन द कच्छल आइलैंड, ठीक है। कच्छल आइलैंड कहां पड़ता है, निकोबार में पड़ता है। तो हमारे पास जो अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो है उसमें निकोबार में जो है एक कच्छल आइलैंड है। एक स्टडी की गई नासा के द्वारा जिसने ये कहा है कि कच्छल आइलैंड में मैंग्रोव का कवर जो है बेसिकली लॉस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसलिए हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रॉपिकल वाटर्स में जो है मैंग्रोव पाए जाते हैं, सोल्ट वाटर के अंदर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट भी करते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है वो सुंदरबन के अंदर पाया जाता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो मैंग्रोव्स आर बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स जो कि सोल्ट वाटर के अंदर जो है वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं।
नॉर्मल जो हमारे प्लांट होते हैं वो सोल्ट वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन भैया इनके अंदर बड़ी खास बात है। तो जो काफी होस्टाइल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वहां पे भी, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सोल्ट लेवल ज्यादा होता है, वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से सर्वाइव नहीं करते हैं। इन्होंने बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म निकाल रखा है जिसे कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, बड़े खास तरीके के होते हैं। आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में, ये देखिए जड़ें हैं जो पानी से बाहर निकल रखी है ना, ये जड़ें हैं। आपने किसी और प्लांट की ऐसी जड़ें नहीं देखी होंगी, लेकिन इनकी होती हैं। ये देखिए मैंग्रोव ट्री हैं, जड़ें ऐसे निकली होती हैं ताकि वो आराम से हवा से जो है CO2 को ले सकें, ठीक है, इसीलिए जो है ये काम करता है। और इनके लिए मैंग्रोव के लिए एक और चीज काफी पॉपुलर होता है जिसे कहते हैं वीवी पैरस। तो वीवी पैरस बेसिकली जो है में क्या होता है, इनके जो सीड्स होते हैं वो सीधा जो है प्लांट से पानी में नहीं गिरते हैं। तो वो प्लांट से जब गिरते हैं इनके सीड्स, तो वो प्लांट की किसी ब्रांच के ऊपर ही अटक जाते हैं और वहीं पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नीचे तो पानी में काफी ज्यादा सोल्ट होता है, तो जो छोटा बेचारा सीड होता है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इन्होंने बड़ा मैकेनिज्म निकाल रखा है, इसे कहते हैं वीवी पैरस। तो जो सीड है वो ब्रांच के ऊपर ही जर्मिनेट हो जाता है। एक बार वो जो थोड़ा सा साइज उसका गेन कर लेता है, उसके बाद नीचे जाके वो पानी में गिर जाता है, इसे और इस तरह से वो सर्वाइव करता है। इसे कहते हैं वीवी पैरस। तो न्यूमेटोफोरस फोर्स जो हो इनके रूट्स होते हैं, वीवी पैरस जो है इनका एक मैकेनिज्म होता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में जो है सुंदरबन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। दूसरे नंबर पे आता है भितरकनिका मैंग्रोव जो कि उड़ीसा के अंदर होते हैं। और मैंग्रोव ये जो भितरकनिका वाला है वो हमारा रामसर वेटलैंड के अंदर भी आता है, ठीक है। यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता हूं मैं, बताइए आप इंडिया के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। पुराना डेटा नहीं बताना है, अभी अभी लास्ट वीक अपडेट हो चुका है, तो आपने मुझे लेटेस्ट डेटा बताना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से सवाल भी पूछा जाएगा। देखिए 2019 में मैंग्रोव्स को लेके ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ गया है, 2050 में जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका तो आंसर मैंने यहाँ पे डाल ही दिया है, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा देख सकते हैं। एक लास्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है स्माइल को लेके। तो सरकार ने बेसिकली, क्योंकि ये 75 का मतलब क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव, तो 75th हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं कल, तो उसी लिए सरकार ने जो है स्माइल 75 नाम की स्कीम निकाली है, जिसमें क्या होगा, 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको बेसिकली बैगर मुक्त बनाना है, भिखारी मुक्त बनाना है, कोई भिखारी वहां पे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो है 100 करोड़ रुपए बजट अलॉट किया है, जिसमें उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, ठीक है, उनको स्किल दिया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको शेल्टर दिया जाएगा। तो वो सब किया जाना है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा जो बैगर्स पाए जाते हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, दूसरे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पे पाए जाते हैं बिहार के अंदर, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है सबसे ज्यादा बैगर्स पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको जो है मैं लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को अगर आपने डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फ्यूचर में जो भी हम लोग वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, वो वीडियो आप देख सको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे जरूर करें क्लिक, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।